आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में जो एक मंतव्य दिया है, जो सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करता है, उनका मातृ संगठन है, तो अपने संगठन के कार्यक्रम के बारे में, और यह भी एक सच्चाई है कि विभिन्न आपदाओं के समय मतभेद और मनभेद रहने के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अपना उनका मंतव्य है तो उनका विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि भारतीय भाषाओं में कोई दुश्मनी नहीं है, एक दूसरे के लिए हमेशा हर एक भाषा एक दूसरे को प्रभावित किया है। इस देश की विविधता है, भाषाई विविधता तो हमारी पूंजी है। आज विभिन्न भाषाओं का सम्मान करना ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है, भाषाई परंपरा रही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंतव्य दिया है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाषाओं के मामले में विविधता है, लेकिन विविधता में भाषाई एकता का एहसास देश की मातृभाषा कराती है। सीएम एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और कहा कि शिक्षा के क्षेत्रों में छात्रों के भविष्य के लिए एक राशि दी जाए, और उसको लेकर फिर से पत्र वापस भी भेजा गया और उसमें कहा गया है कि हमें पूर्ण रूप से जवाब नहीं मिला कि हमें क्या मिलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन संवैधानिक प्रमुख के रूप में हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है, दोनों को अपने संसाधन की राशि खर्च करना है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी से बदलिए नहीं, आपकी भी जिम्मेवारी है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करना। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी ने नजीर पेश किया कि आज शिक्षक छात्र अनुपात में प्राइमरी एजुकेशन में हम देश में नंबर 1, शिक्षकों की बहाली में देश में नंबर 1 है। तो नजीर पेश करिए, नहीं पत्राचार कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने पत्र लिखा और कहा है कि हर एक राज्य में फंड जारी किया जाएगा, इस पर राजनीति ना करें। अरे भाई, संविधान के समवर्ती सूची में है। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो राशि कमिटेड राशि होता है, वह राशि देय होता है, हर राज्य को मिलता है, 13 से 14 किस्तों में मिलता है। अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, अगर उनको वित्तीय प्रणाली के बारे में कुछ टिप्पणी करनी है तो बात समझ में आती, लेकिन अगर राज्य सरकार अपना संसाधन नहीं खर्च करना चाहती, केवल केंद्र के बदौलत रहना चाहती है, तो यह तो बताता है कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र में मानसिकता वंचित और दलित समूह के विपरीत है। भाषा का भी उन्होंने कहा कि हमारी भाषा अलग है, इसलिए भी हमारे साथ नहीं। भाषा भाई, देश के अंदर में तो आंदोलन हुए हैं इस सवाल पर, और दक्षिण भारत तो इस आंदोलन का केंद्र रहा है। लेकिन आखिर राष्ट्रीय मातृभाषा किसको माना जाता है? हिंदी माना जाता है। लेकिन तमिल भाषा का भी सम्मान करना, यह भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। देश के हर भाषा का, तेलुगु भाषा का जिम्मेवारी सम्मान करना। इसलिए एम.के. स्टालिन साहब, बेहतर यह होगा कि भाषा के उन्नयन के लिए काम करिए, न कि राजनीति के उन्नयन के लिए काम करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड के हाईकोर्ट में चुनौती दी। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू किया गया, विधानमंडल से पारित हो गया। और जो लोग यह बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, तो संविधान के तहत ही न्यायपालिका है, और न्यायपालिका में के सक्षम प्रक्रिया के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने याचिका दाखिल की। वो न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर फिर से सरकार को घेरा है और कह रहे हैं कि इस राज्य में अब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, अधिकारी लूट मचाए हुए हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपके माँ पिता के कार्यकाल में नहीं, जब आप मेरे सत्ता के साझीदार थे, आपके दल के शहाबुद्दीन और राजवल्लभ यादव पर कार्रवाई हो रही थी, तो आप जयकारा कर रहे थे। कानून का राज, चाचा जैसा कोई नहीं। और आज भी वही बिहार के अंदर में राज कायम है। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। क्राइम बुलेटिन तो जारी करते हैं, लेकिन मुकदमा संख्या की जानकारी नहीं रखते, एफआईआर का नंबर का जानकारी नहीं रखते, एक्शन टेकन नहीं रखते। इसका मतलब अखबार के कतरण पर जनता में खौफ पैदा करना चाहते हैं। चूंकि नीतीश कुमार जी के
कानून के राज से आप राजनीतिक खौफजदा हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, उसको लेकर भी आपके विरोधी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं गए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में है, और प्रगति यात्रा इस देश के यात्रा में एक ऐसा मानक है कि प्रगति यात्रा में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो अगली मंत्री परिषद में उसकी स्वीकृति दी जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू को अधिकृत किया, माननीय संजय झा जी को किया, वो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में थे। तो चेहरा नापसंद है क्या? अरे पार्टी ने किसी को अधिकृत किया, वो गए, तो बेचैनी दूसरी है। प्रगति यात्रा को लेकर भी कई सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं और कह रहे हैं ये प्रगति यात्रा नहीं है, बिहार में दुर्गति यात्रा है, करोड़ों रुपए का लूट मचा हुआ है। माननीय तेजस्वी यादव जी से हम अनुरोध करेंगे कि प्रगति यात्रा के क्रम में जो निर्णय हो रहे हैं और जो टेंडर हो रहा है, कार्यादेश जारी होगा, काम संपन्न होगा, तो नहीं ना उस पर जाइएगा। अगर बख्तियारपुर से लेकर करके सिमरिया तक के बन रहा है मेरीन ड्राइव या सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, तो अगर आप समझते हैं कि प्रगति यात्रा सही नहीं है, तो निर्माण कार्य जब हो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करिए कि वो उसकी सुविधा का लाभ नहीं लें। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं, तेजस्वी यादव हो या फिर अपोजिशन के कई नेता हो। कल उनके बेटे निशान ने भी कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से स्वस्थ है और जनता उनको प्यार दे और फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। माननीय तेजस्वी यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत राजनीतिक टिप्पणी कर रहे थे। अब माननीय निशांत ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, जो बीआईटी से मिश्रा से जिन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की है, उन्होंने तथाकथित 8वां 9वां वाला को आईना दिखा दिया कि हमारे पिताजी तो 100% स्वस्थ हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव यह बोलें कि लालू जी स्वस्थ हैं कि नहीं, और लालू जी का संदेश पढ़ रहे हैं कि लालू जी स्वस्थ हैं, तो राजनीतिक कार्यक्रम में क्यों नहीं भाग ले रहे हैं? आखिर कारण क्या है? अगर हैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप मंजूर क्यों किए हुए हैं?